नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विथ जेडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं, तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विथ जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, बात 2007 की है। तब मैं 16 साल का था और 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक हॉस्टल में रहता था। वैसे तो मेरा घर मेरठ में था, पर पिताजी के कहने पर मैंने इस स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट दिया और नकली में पास हो गया। तब से लेकर अब तक मैं हॉस्टल में ही पढ़ाई कर रहा था। इस हॉस्टल में मेरे दो खास दोस्त थे, दीपक और राज। दीपक उत्तराखंड का रहने वाला था और पढ़ाई में हम दोनों से बहुत आगे था। उसे नई नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे अलावा दीपक किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था। राज हरियाणा से था और हमारी क्लास का सबसे अच्छा एथलीट था। उसे टीचर्स को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। वह हमेशा अपनी बहादुरी का परिचय देता रहता था। मैं बचपन से ही एवरेज लड़का था और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन खेलकूद में मेरा मन हमेशा लगा रहता था। वैसे मेरे पास इतने अच्छे दोस्त थे कि उनके साथ रहते रहते पढ़ाई करने का भी मन करने लगा। जुलाई का महीना चल रहा था। हम तीनों हिस्ट्री क्लास में थे। राज और मैं लास्ट बेंच पर बैठे थे और दीपक सबसे आगे। दीपक को हमेशा आगे बैठना पसंद था क्योंकि वहां से बाहर का नजारा देखने को मिलता था। उस दिन क्लास में हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। राजीव बीच बीच में सो रहा था और जब टीचर ने हमारी तरफ देखा तो पढ़ाते पढ़ाते हमारे ऊपर डस्टर फेंक मारा। हमने चेहरा ऊपर उठाया तो टीचर ने बाहर जाने का इशारा किया। हम चुपचाप उठकर बाहर खड़े हो गए। अजय सर मुझे हमेशा से अच्छा स्टूडेंट मानते थे और कहते थे कि अगर मैं पढ़ाई में ध्यान दूं तो जीवन में सफल हो जाऊंगा, पर मुझे नई नई चीजें ट्राई करने में ज्यादा मजा आता था। जब मैं और राजीव क्लास के बाहर खड़े थे तो राजीव ने मुझसे कहा कि हमें अपने स्कूल के आखिरी साल में कुछ नया ट्राई करना चाहिए, जिससे हमारी यादें बने। कल सभी दोस्त अलग हो जाएंगे, क्या पता फिर मिलने का मौका मिले या ना मिले। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तेरे पास कोई आइडिया है? राजीव ने कहा कि किसी रात को सबके सोने के बाद हॉस्टल से भाग चलते हैं और रात को जंगल में हवा खाने चलते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हुई और मैंने उसे कहा ठीक है, पर यह करना कैसे है? क्लास खत्म होने के बाद हमने यह बात दीपक को बताई। दीपक थोड़ी देर में मान गया और हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। राजीव ने बताया कि हॉस्टल की थोड़ी दूरी पर एक पटवारी की दुकान है, वहां से देसी दारू और सिगरेट लेकर पहाड़ों में जाएंगे। मैंने तुरंत अपने बैग से पैसे निकाले और राजीव ने भी। जब भी हम घर जाते थे तो वहां से पैसे चुरा कर लाते थे ताकि हॉस्टल का खाना ना खाने का मन हो तो पटवारी की दुकान पर जाकर कुछ खा सके। लेकिन दीपक ऐसा नहीं कर पाता था। वह कहता था कि उसके घर में पैसे चुराने की हिम्मत नहीं होती। उस रात हम तीनों बिना खाना खाए बिस्तर पर लेट गए और सबके सोने का इंतजार करने लगे। शायद 10:30 बज रहे होंगे। हम तीनों अपने अपने बैग उठाए और मेन हॉल की तरफ चुपचाप चले गए। राजीव को बाहर जाने का रास्ता पता था। अक्सर हम तीनों उसी रास्ते से पटवारी की दुकान जाते थे। बाहर निकलने के बाद राजीव ने मास्क पहना और पैसे लेकर दुकान में गया। वहां से उसने शराब की बोतल और 3 सिगरेट के पैकेट लिए। मैंने रूम से पानी की बोतल उठा ली थी। दीपक ने कहा कि हमें उस पहाड़ पर जाना चाहिए जिसे वह अक्सर रूम से देखा करता था। हम तीनों चुपचाप अपने फोन की लाइट जलाकर बाहर निकले। रात के समय जंगल का माहौल बहुत अजीब लगता है। दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। वह पहाड़ हमारे हॉस्टल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था। चलते वक्त राजीव बीच बीच में गाना गा रहा था। माहौल बहुत मस्त था।
उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां एक सुंदर सा मैदान था। वहां हवा की आवाज कानों में साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला हो। वह नजारा मुझे आज भी याद है। हम तीनों जमीन पर बैठे और राजीव ने हमारे लिए पैक बनाए। हमने शेयर करके पी और आपस में हंसी मजाक करने लगे। बातों बातों में राजीव ने बताया कि कैसे वह अपने पिताजी की शराब की बोतल में से चोरी छिपे पी लिया करता था और फिर बोतल में पानी भर देता था। राजीव उम्र में हम सबसे बड़ा था और थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का भी था। उसके होते हुए हॉस्टल में हमें कोई परेशान नहीं करता था। मैं और दीपक आपस में बातें कर ही रहे थे। राजीव उस बड़े से पत्थर पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा, भाई बहन और बहनोई, मैं आज बेहद खुश हूँ कि मैं अपने अयोग के सहयोगियों के साथ यहाँ टॉप पर बैठा हूँ। दोस्तों, यह शाम हमारे लिए खास है। इतना कहते ही अचानक किसी और की चिल्लाने की आवाज आई। कौन है? मैं और दीपक ने तुरंत राजीव को पकड़कर नीचे किया और हम तीनों जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गए। हमने देखा कि 40 से 50 साल का एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक मशाल थी और कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और दूर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी फिल्म का हीरो हो। मैं यह सब देख ही रहा था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उस आदमी ने लालटेन लेकर मेरी ही तरफ देखा, जैसे उसने मेरे चलने की आवाज सुन ली हो। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया और गुस्से में पूछा, तुम तीनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी नजरें धीरे धीरे हमारे पीछे की तरफ गई। इसके बाद उसने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और कहा, बता तेरा बाप कौन है और कहाँ है तेरा घर? मैं माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। उसी बीच मैंने राजीव को देखा। उसने अपने हाथों में पत्थर उठा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने होश में नहीं है। उसने उस पत्थर से उस आदमी के सर पर वार कर दिया। वह आदमी अचानक पीछे मुड़ा, राजीव की तरफ देखा और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। दीपक ने कहा, तुम दोनों ने मिलकर इसे मार डाला है। राजीव ने जवाब दिया, यह बस बेहोश हुआ है। दीपक तुरंत उस आदमी का झोला चेक करने लगा। उसने देखा कि झोले में एक काली पन्नी थी। काली पन्नी को खोलकर देखा तो अचानक डर के मारे पीछे हट गया। उसने कहा, यह क्या है? दीपक ने दोबारा पन्नी के अंदर देखा और घूरने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही घुटनों पर बैठ गया। उसके दोनों हाथ उसके सर पर थे। मैंने पन्नी के अंदर जाकर देखा तो उसमें किसी जानवर की टांग थी और कुछ डमरू जैसे भी थे। यह सब देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने दीपक से पूछा, दीपक यह क्या है? दीपक एकदम से रोने लगा और कहने लगा, तुम लोगों की वजह से यह सब हुआ है। तुम लोगों ने एक जकड़ी को मार डाला है। दोस्तों, जकड़ी सब सुनने के बाद में कांप उठा। मैंने पूछा, कौन है यह जकड़ी? दीपक ने कहा, उत्तराखंड में जब किसी के घर में संकट आता है तो वे अपने पितरों को बुलाते हैं, यानी अपने मरे हुए पूर्वजों की आत्मा, देवी देवता, और इन सबको बुलाने के लिए एक आदमी होता है जो यह काम करता है। तुमने उसे मार दिया है, अब आगे क्या होगा? दीपक ने कहा, इनके अंदर की ताकत, पूजा वगैरह खत्म होने के बाद जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। बलि में सबसे पहला नंबर बकरी का होता है और उस बकरी को खाने के लिए बांटा जाता है। मैंने उसी पन्नी में बकरी की टांग देखी थी। शायद यह कहीं से जाकर बकरी ला रहा था और तुमने उसे मार दिया। राजीव ने कहा, मैं नहीं मानता, मेरे लिए यह सब एक भ्रम है। दीपक ने कहा, लेकिन मैं तो मानता हूँ। उसका क्या जवाब में राजीव ने कहा, अब यह बकवास बंद करो, जल्दी अपना सामान लेकर यहाँ से चलते हैं। हम तीनों ने अपना सारा सामान लिया और चुपचाप नीचे की ओर चल पड़े। हम रूम पर जाकर चुपचाप सो गए। हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अगले दिन हम तीनों कॉलेज गए, लेकिन मन में डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कहीं वह आदमी हमें फिर से तो नहीं दिखाई देगा। मैं यही सोच रहा था। राजीव ने मुझसे कहा, इतनी चिंता क्यों करता है? वह आदमी शायद जिंदा होगा। मैंने इतनी जोर से भी नहीं मारा था, पर जब मैंने दीपक की तरफ देखा तो वह सर झुकाए बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना मर गया हो।
मुझे दीपक की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कुछ ही घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। हम तीनों एक बेंच पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसी वक्त हम उस घटना के बारे में बातें कर रहे थे। फिर मैंने भी हिम्मत करके कहा, ठीक है, जो होना था हो गया, अब हमें यह सब भूल जाना चाहिए। दीपक ने कहा, कैसे भूल जाऊं? तुम्हें कैसे पता कि वह आदमी जिंदा है? पूरी रात उसके साथ क्या हुआ यह हमें नहीं पता। राजीव ने कहा, भूल जाओ और अपना खाना खाओ, यह सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। दीपक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ने राजे ठीक है, अब यह बात यही खत्म करो। दोस्तों, हम तीनों ने अपना लंच किया और हाथ धोने जा रहे थे, तब मैंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर निकलता हुआ दिखाई दिया। हम तीनों यह देखकर सन्न रह गए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मन में यही था कि आखिर पुलिस क्यों आई है। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी वक्त मैंने यह भी देखा कि सर रूम से निकल रहे थे। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके पास चला गया। पूछा, सर क्या हुआ, कोई दिक्कत है? सर ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, तो फिर पुलिस क्यों आई है? क्या कोई कांड हुआ है? सर ने मुझसे कहा, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हम वांटेड लिस्ट में आ गए हो। मैं तुरंत दीपक और राजीव के पास गया। राजीव ने कहा, तू पागल है क्या? सर के पास क्यों गया? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, अब बस हमें यह बात अपने तक ही सीमित रखनी है और किसी से भी नहीं कहनी है। दोस्तों, कुछ दिनों तक हम तीनों गुमसुम रहने लगे। हमने इस बारे में बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन मन में डर बना रहा, क्योंकि यह बात मैं तीनों को तो नहीं कह सकता था, पर मेरे मन में लगातार चल रही थी। राजीव को देखकर लगता था कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक रात की बात है, जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, अचानक से मौसी चीज के बारे में सोचने लगा। पूरे कमरे में अंधेरा था। बगल वाले बेड पर राजीव और दीपक लेटे हुए थे। मैं सोचते सोचते चुपचाप सो गया। रात के करीब 3:45 पर मेरी अचानक आंखें खुली। मुझे याद आया कि मैं अपनी रूम की बोतल वहां से वापस नहीं लाया था। मैंने तुरंत ही लाइट ऑन की, पर लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने राजीव को हिलाया, लेकिन वह फंसाते हुए कुछ कहकर फिर सो गया। मैंने आवाज की, पर वह नहीं उठा। यही चीज मैंने दीपक के साथ भी की, मगर वह भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसी वक्त अचानक से हमारे रूम का दरवाजा खुल गया और वॉल से टकराया। दरवाजा इतनी जोर से खुला था कि मेरी रूह कांप उठी। मैं डर गया और चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। बेडशीट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी, जो चप्पल पहनकर चलने जैसा लग रहा था। फिर अचानक दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और सब कुछ एकदम शांत हो गया। डर के मारे मेरी आंखें बंद ही रही। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। करीब 10 या 15 मिनट बाद मैंने बेडशीट हटाकर देखा तो सब कुछ पहले की तरह ही था। मेरी नजरें राजीव और दीपक की तरफ गई। मैंने देखा कि वे दोनों गायब थे और उनका बेड एक खाली था। मैं चुपचाप बैठा रहा और बेडशीट के अंदर मुंह डाल दिया। फिर राजीव और दीपक अचानक चिल्लाने लगे और मैं भी चिल्लाने लगा। उसी बीच रूम की लाइट ऑन हो गई। राजीव एकदम से बेड से उठा और मैंने तुरंत उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ। राजीव ने कहा कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा था? मैं चुपचाप बैठ गया और उन्हें बताने लगा कि मैंने यह सब देखा। दीपक ने हल्की आवाज में कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मर गया है, शायद उसकी आत्मा हमसे बदला लेने आ गई है। दीपक की यह बात सुनकर राजीव ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा कि अगर ऐसा है तो यह सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मैंने मारा था, मुझे दिखना चाहिए था। दीपक ने फिर कहा, यार तू कभी तो मेरी बात का भरोसा कर लिया कर। मार्टिन गेल और कारण सब चीजों को समझाते हुए मैंने उन दोनों से कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हमें शांत रहना होगा। दीपक चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर बाद राजीव भी शांत हो गया।
अगले दिन जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे तो मैंने देखा कि दीपक फिर से बेंच पर बैठा हुआ है। लंच के समय जब मैं और राजीव दीपक को ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि दीपक अभी भी क्लास में ही है, खिड़की की तरफ खड़ा होकर उसी पहाड़ को घूर रहा था। दीपक के पास जाकर मैंने कहा, चल दीपक क्या कर रहा है, चल खाना खाते हैं। दीपक ने कहा, खाना खाकर क्या ही हो जाएगा, कुछ ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। मैंने तुरंत दीपक का कॉलर पकड़ा और कहने लगा, मैं नहीं, तू मर जाएगा। राजीव गुस्से में वहां से चला गया। मैंने दीपक से पूछा, तुझे यह सब क्यों लग रहा है कि हम सब मर जाएंगे? दीपक ने कहा, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो डरना क्या? तू नहीं जानता मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद मैं चुपचाप क्लास से बाहर चला गया। मेरा ध्यान बाहर की तरफ था जहां बच्चे आराम से खेल रहे थे। मैं अकेला उन दोनों के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैंने उसे लगातार देखा, उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। एक बार मैंने वापस बाहर की तरफ देखा और जब मैंने दोबारा उस लड़की की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी बीच अचानक मेरी आंखों के सामने राजीव आ गया। उसकी आंखें एकदम उस आदमी की तरह लग रही थी जिसे हमने मारा था। वह अचानक मेरा गला दबाने लगा और मुझे दीवार पर पटक दिया। मेरी जोर की चीख निकल गई। दीपक भागता हुआ मेरे पास आया और पूरे बालकनी में भीड़ इकट्ठी हो गई। सब मुझे घूर रहे थे। मैंने वॉशरूम जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने रात को उठकर कोई गलती कर दी हो। उस दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की और चुपचाप सो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन दीपक और राजीव अपने बेड पर नहीं थे। मुझे लगा शायद वॉशरूम में होंगे, लेकिन वह मेरा भ्रम था। मैंने आंखें बंद की और फिर लेट गया। तभी मुझे चप्पल की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मैंने सोचा कि बेड से उठकर चिल्लाऊंगा था। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर शॉक हो गया। उसने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा, क्या पढ़ाई नहीं करने निकले हो? मैं चुपचाप तैयार होकर क्लास में चला गया। आज मैं क्लास में सबसे पहले पहुंचा था। मैंने देखा कि राजीव और दीपक पहले ही वहां थे। अजय सर ने मुझसे पूछा, अमिताभ क्या बात है, आज रेड कैसे हुआ? मैं चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा और कहा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा सर। अजय सर ने भारी मन से कहा, सॉरी बोलने से सारी गलतियां माफ नहीं हो जाती। उनकी आवाज सुनकर मैं शॉक हो गया। मैंने हर तरफ देखा तो वही आदमी सामने खड़ा था जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैं क्लास से भागा और भागते वक्त मेरे सामने अजय सर आ गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे समझते हुए कहने लगे, जाकर देख लो क्या मामला है। क्लासरूम में पहुंचते ही मैं शॉक हो गया क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। राजीव और दीपक आराम से बच्चों को पढ़ा रहे थे। राजीव मेरे पास आकर बोले, क्या अमिताभ ऐसे चिल्लाते हुए क्या दिक्कत है? मैंने कुछ कहने से पहले मॉनिटर ने कहा, सर अभी तो नींद से बाहर नहीं आया, मुझे भी सुबह भागने को कह रहा था। मुझे लगता है इसे कुछ हो गया है। मेरी तरफ देखकर सर ने कहा, तुम बेंच पर जाकर आराम करो तो थोड़ा आराम मिलेगा। दोस्तों सच कहूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सो जाता हूँ और कब मेरी आंखें खुलती हैं। जब मेरी आंखें खुली तो राजीव मेरे बगल वाली बेंच पर बैठा था। मैंने कहा, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? राजीव ने कहा, जब मैं और दीपक उठे तो तू अपने बेड पर नहीं था। सोचा शायद फ्रेश होने गया होगा तो हमें वहाँ भी नहीं मिला, लगा क्लासरूम में होगा। बस हम दोनों निकल गए। यह सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। इतने में ही लंच हो गया। लंच के समय क्लासरूम में कोई नहीं था। मैं सर झुकाकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में दीपक मेरे पास आया और कहने लगा, तूने क्या देखा? मैंने उसे बताया। मुझे वहाँ वही आदमी फिर दिखाई दिया। दीपक ने कहा, मैं एक मदद कर सकता हूँ यह सब ठीक करने में, मगर तुझे काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या? दीपक ने भयानक आवाज में कहा, राजीव को जान से मार दे। मैं गुस्से से दीपक को देखा और पाया कि उसकी आंखें ठीक उसी आदमी की तरह हो गई थी। मैं तुरंत वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे राजीव दिखाई दिया। राजीव लगातार मेरी ओर देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यह वही आदमी है
मैं राजीव से भी दूर भागने लगा। भागते भागते मैं कैंटीन की तरफ चला गया और चुपचाप एक बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि राजीव मेरे सामने वाली बेंच पर बैठा है। उसकी आंखें ठीक उसी आदमी की तरह दिख रही थी। मैंने गुस्से में वहां से किताब उठाई और उसके माथे पर जोर से मार दी। कैंटीन में जितने भी लोग थे सब मुझे ही देख रहे थे। राजीव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने यह क्या कर दिया। ठीक मेरे सामने प्रिंसिपल खड़े थे। वे मुझसे कहने लगे, अमिताभ यह तुमने क्या कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। देखते ही देखते मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई। मुझे स्कूल से बाहर ले जाया जा रहा था। उसी बीच आसमान से कोई नीचे गिरा। पुलिस वालों ने उसे पलटकर देखा तो वह कोई और नहीं दीपक था। मैं बहुत ज्यादा शॉक में चला गया। दीपक ने खुद की जान ले ली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद मुझे 3 साल की सजा हो गई। उस रात की गलती के लिए मुझे ऐसी सजा मिलेगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। 9 साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे मेरे पिताजी नजर आए। नाम से नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था पर मुझे देखकर वे सीधे मेरे पास आए। मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी ओर देखा और फिर से वही आंखें देखी। दोस्त ना जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे कानों में उनकी आवाज गूंज रही थी, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने अभी जो कहानी सुनी इसका नाम है जगह पार्ट 1। अब आगे अमिताभ के साथ क्या हुआ होगा और राजीव हॉस्पिटल से आने के बाद क्या फैसला लेगा यह आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को जितना शेयर करेंगे मैं उतनी ही जल्दी इसका अगला पार्ट लाऊंगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी और भी भयानक, डरावनी और बहुत ज्यादा इमोशनल होगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।